नमस्कार दोस्तों। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास की जो सीरीज पहले से चल रही थी, उसमें आज हमारी तीसरी सीरीज है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। तो आज के इस वीडियो में हम तीसरा जो हमारा वीडियो है उसको लेंगे। वही टॉपिक चल रहा है जिसके पिछले 2 वीडियो आ चुके हैं। आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, नेट जेआरएफ के लिए या आगामी आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन हाँ वो लिख दी। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ पर कैयट ने प्रदीप नामक टीका लिखी। यानी यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ है जिस पर कैयट नाम का एक लेखक रहा है, विद्वान रहा है। इस कैयट ने प्रदीप नामक टीका लिखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभाष्य। और महाभाष्य के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगर हम उनकी बात करें। महाभाष्य, तो महाभाष्य ग्रंथ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो महाभाष्य का लेखक की बात करें हम, इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक है पतंजलि। इसका लेखक हो जाएगा पतंजलि। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम ध्यान दें तो इसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट हो जाएगा पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि का संस्कृत व्याकरण, और पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी पर टीका लिखा गया है। इस अष्टाध्यायी पर टीका लिखा गया है और वो टीका है महाभाष्य। यानी महाभाष्य क्या है, एक प्रकार का टीका है। महाभाष्य, इसका आप ध्यान रखना विद्यार्थियों के, महाभाष्य है वो पतंजलि का जो व्याकरण है उसके ऊपर टीका लिखा गया है। यह हो जाएगा महाभाष्य। और उसके बाद में है कि इस कैयट ने प्रदीप नामक टीका है वो किसके ऊपर लिख दिया है, महाभाष्य के ऊपर लिखा है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा देखो अष्टाध्यायी हो गई, निरुक्त है वो वेदांगों में आ गया, 6 प्रकार के वेद है उसमें। और चतुष्टिका ये भी एक प्रकार का बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, किस उपनिषद में गणेश को विनायक कहा गया है। यानी जो उपनिषद है उन उपनिषदों में से बताना है कि कौन सा उपनिषद है जिसमें गणेश को विनायक कहा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें सही आंसर हो जाएगा गणपति अथर्वशीर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा गणपति अथर्वशीर्ष। इस उपनिषद में गणेश जी को विनायक कहा गया। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उपनिषद कितने हैं। एक हमारे पास पॉइंट हो जाएगा उपनिषद। तो उपनिषद, टोटल उपनिषदों की संख्या है वो 108 है। और 108 उपनिषद हमें मुक्ति को उपनिषद है उससे जानकारी मिलती है कि टोटल जो उपनिषद है वो 108 है। और अगर हम बात करें श्वेताश्वर उपनिषद, तो श्वेताश्वर उपनिषद का क्या सवाल बनता है। श्वेताश्वर उपनिषद, तो श्वेताश्वर उपनिषद में विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख, क्या क्वेश्चन बन जाएगा, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख, और वो है श्वेताश्वर उपनिषद में। तो यहाँ पर गणेश जी को विनय कहा गया, इसका सही आंसर हो जाएगा गणपति अथर्वशीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, आचार्य नागार्जुन के शिष्य जिन्होंने चतुष्टिका नामक ग्रंथ लिखा। यानी नागार्जुन जो बौद्ध धर्म के विद्वान रहे हैं उनका कौन सा शिष्य है जिन्होंने चतुष्टिका ग्रंथ है वो लिखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आर्यदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताम्रपत्र के आधार पर कनिगम का अलेक्जेंडर कनिगम, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रहे हैं अलेक्जेंडर कनिगम,
कनिगम महोदय ने राजपूतों की उत्पत्ति कुषाण जाति की यूएचई से बताई गई है, यानी राजपूत जाति है उसकी उत्पत्ति कुषाण जाति से हुई है और कुषाणों की शाखा से बताई गई है। ये यूएचई शाखा से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है और ये मेनली कनिगम ने जो राजपूतों की गुर्जर प्रतिहार वंश की शाखा है उसके संदर्भ में ये बात बताई। तो ये कौन से ताम्रपत्र में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज गुर्जर ताम्रपत्र। ब्रॉन्ज गुर्जर ताम्रपत्र में ये बात बताई गई है अलेक्जेंडर कनिगम के द्वारा। तो बाकी ये जो आहड़ के ताम्रपत्र राजस्थान से मिले हैं, ये पूर्व खेरादा, ये सारे के सारे राजस्थान से मिले हुए ताम्रपत्र है। और मेनली हम बात कर लेते हैं कि ताम्रपत्र होता क्या है। ताम्रपत्र यानी जिस प्रकार से एक प्रकार का अभिलेख है, अभिलेख होते हैं उसी प्रकार से अभिलेख है जो तांबे के ऊपर लिखे गए हैं। इस प्रकार के अभिलेख जो चट्टानों पर लिखे गए वो शिलालेख हो गए, तांबे के ऊपर लिखे गए वो ताम्रपत्र हो गए। इसमें भूमिदान का उल्लेख मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है भूमिदान का उल्लेख। इसके अलावा कई प्रकार के दान पुण्य का उल्लेख ये हमें ताम्रपत्रों के माध्यम से मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज गुर्जर ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, अशोक के बौद्ध मतावली होने की जानकारी देता है। यानी सम्राट अशोक है वो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था या वो बौद्ध धर्म को मानता था, इसकी जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबरू शिलालेख। और बाबरू शिलालेख की क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बाबरू शिलालेख है ये कहाँ पर पाया गया या कहाँ से मिला? बाबरू शिलालेख, तो बाबरू शिलालेख है वो राजस्थान के बेराट सभ्यता है। राजस्थान में कौन सी सभ्यता है? बेराट सभ्यता। और ये बेराट सभ्यता राजस्थान के जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में। और यहाँ से ये मिला है। तो इसकी खोज करने वाला कौन था? इसका भी एक पॉइंट देख लेते हैं। बाबरू शिलालेख की खोजकर्ता, बाबरू शिलालेख है उसकी खोजकर्ता कौन थे? तो इसकी खोज करता थे कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट, इस कैप्टन बर्ट ने 1838 के अंदर इसकी खोज की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1838 बाबरू शिलालेख, इसकी कैप्टन बर्ट के द्वारा खोज की गई। और इससे हमें पता चलता है कि सम्राट अशोक है वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। अब देखो इसके अलावा बरली शिलालेख भी यहाँ पर लिखा गया है। बरली शिलालेख या बरली को बड़ली भी कहा जाता है, बड़ली शिलालेख ये सही शब्द है, बड़ली शिलालेख। तो इसका क्या क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि भाई राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख, इसका क्वेश्चन बन जाएगा राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख वो है बड़ली। और ये बड़ली शिलालेख है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर के अंदर स्थित है। बड़ली अजमेर में, राजस्थान में अजमेर में। फिर देखो गटियाला शिलालेख, और गटियाला शिलालेख के भी पॉइंट बनते हैं। ये मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी देता है। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर गटियाला शिलालेख के बारे में भी जानकारी लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका मंडोर जो राजस्थान के अंदर है, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार शासक है, इनके बारे में जानकारी देता है। मेनली राजस्थान के राजपूत वंशों से संबंधित ये शिलालेख है, गटियाला का शिलालेख। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग राजस्थान के किस सभ्यता स्थल की यात्रा करता है? तो प्रसिद्ध जो चीनी यात्री हेनसांग है वो राजस्थान के भीनमाल की यात्रा करता है। राजस्थान में एक जगह है भीनमाल, और ये भीनमाल है वो राजस्थान के जालोर में पड़ता है, जालोर जिले में। और यहाँ पर हेनसांग आता है और इस हेनसांग भीनमाल को पिलो मोलो कहता है। भीनमाल
बीनमाल को तिलोमोलो पिलोमोलो बताता है, ये इस नाम से इसने पुकारा है, पिलोमोलो कहा। ये पॉइंट हो गया। अब देखो बीनमाल एक सभ्यता स्थल भी रहा है, तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखना है। इसके बाद में है गिलुंड, और गिलुंड है उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख देते हैं कि ये राजसमंद के अंदर है। राजस्थान की बात करें तो ये राजसमंद में है, राजस्थान का एक जिला है राजसमंद, वहां पर स्थित है गिलुंड, राजसमंद में। और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का एक केंद्र है गिलुंड है, वो ताम्रपाषाण कालीन है। और अगला है बागोर, और बागोर का बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा राजस्थान, यहाँ पर बागोर है। और बागोर का एक पॉइंट है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता से भारत में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य है, वो कहाँ से मिलते हैं? बागोर से। तो बागोर के अलावा एक मध्य प्रदेश के अंदर आदमगढ़ सभ्यता स्थल है, वहां से भी मिले हैं और बागोर से भी मिले हैं। तो इसका भी हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लिख देते हैं, भारत में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य, भारत में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य है वो हमें बागोर से मिलते हैं। कालीबंगा, विद्यार्थियों कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अब देखो कालीबंगा के बारे में एक नई स्लाइड में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं कालीबंगा। कालीबंगा, तो इस कालीबंगा के बारे में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ पर है। तो इसका हो जाएगा पहला पॉइंट, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला या हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी लोकेशन हो जाएगी कि ये कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद में देखो कालीबंगा से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ये नदी कौन सी नदी के किनारे है, इसका पॉइंट हो जाएगा, तो नदी हो जाएगी गग्गर, गग्गर नदी। और इसी गग्गर नदी को विद्यार्थियों प्राचीन सरस्वती के नाम से जाना जाता है, प्राचीन सरस्वती। और ये प्राचीन सरस्वती है, इसी को गग्गर नदी कहा जाता है। उसके बाद में हम कालीबंगा की खोज की बात करते हैं। कालीबंगा की खोजकर्ता कौन थे? तो खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। कौन थे विद्यार्थियों? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने 1951-52 के अंदर कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। फिर देखो उत्खनन करता या उत्खनन, इनका उत्खनन, इनसे सवाल पूछा जाता है। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से भी सवाल है वो कई बार पूछा जाता है। तो मेनली है उत्खनन करने वाले बीबी लाल, यानी ब्रजवासी लाल। उसके बाद में हम और बात करें तो एक उत्खनन करने वाले का नाम है B.K. थापर, यानी बाल कृष्ण थापर। उसके बाद में एक उत्खनन करने वाला का है नाम M.D. खरे। तो आप M.D. खरे का भी नाम है वो याद कर सकते हैं। इसका कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार इनके पूछे गए M.D. खरे। और इसके अलावा एक है S.P. जैन, एक है S.P. जैन। तो बीबी लाल, B.K. थापर, M.D. खरे और S.P. जैन। और एक श्रीवास्तव भी है, एक है श्रीवास्तव, इनका भी आप नाम याद रख सकते हैं, श्रीवास्तव।
तो ये सारे के सारे हैं वो उत्खनन से जुड़े हुए हैं। और आगे हम देखते हैं कि उत्खनन हुआ कब। तो उत्खनन के लिए आप याद रख सकते हो 1961 से लेकर 1969 के बीच में कालीबंगा सभ्यता है, इसका उत्खनन हुआ था। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां, काले चूड़ियां या काले रंग की चूड़ियां। तो ये मेन पॉइंट है विद्यार्थियों, उसमें मैंने आपको कालीबंगा के बारे में बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला है वैदिक साहित्य में बहुधान्यदायक प्रदेश किसे माना जाता है। वैदिक साहित्य में बहुधान्यदायक प्रदेश है वो किसे कहा गया है, कालीबंगा सभ्यता है उसके क्षेत्र को बहुधान्यदायक क्षेत्र कहा गया है। ओजियाना ये भी सभ्यता स्थल है और ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर है। ये सारे के सारे राजस्थान के सभ्यता स्थल है जो यहाँ पर आए गए। बागोर की हमने बात कर ली, ये भी भीलवाड़ा में। गणेश्वर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता है कहाँ पर, नीम का थाना, नीम का थाना ये जगह है राजस्थान के अंदर। नीम का थाना पहले ये सीकर जिले में आता था, अब नया जिला बन गया नीम का थाना और यहाँ पर स्थित है। और दूसरा पॉइंट गणेश्वर सभ्यता का देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी थी, उस नदी का भी क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। और नदी थी कांतली। नदी कौन सी थी, कांतली नदी। और कांतली नदी है, इस कांतली नदी के किनारे ये गणेश्वर सभ्यता स्थित थी। और इसका एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। तो बहुत अच्छा सवाल है विद्यार्थियों, ताम्र युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। विद्यार्थियों इससे संबंधित कुछ और भी पॉइंट है और अगर वो पॉइंट आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। आप कमेंट में करके इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आप बता सकते हैं। तो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, इसके अलावा एक पॉइंट हम यहाँ पर और लेते हैं और वो पॉइंट है गणेश्वर सभ्यता का यहाँ से मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं, मछली पकड़ने के कांटे ये भी मिले हैं। इसका मतलब है कि कांतली नदी है उसमें वो वर्ष भर बहती थी, इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। तो ये मेनली पॉइंट थे गणेश्वर सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, प्राचीन काल में भूमि दान की सूचना प्राय मिलती है। तो इसके संदर्भ में हमने बात कर ली थी, भूमि दान मुख्यतः है वो ताम्रपत्रों से मिलते हैं, दान पुण्य करने का उल्लेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बयाना भरतपुर से मिले सिक्कों के भंडार किस काल के हैं। यानी हमें कुछ सिक्के मिले हैं बयाना भरतपुर से, तो वो किस काल के हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सिक्के गुप्त कालीन है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस, अपोलोडोटस कौन है, अपोलोडोटस एक यूनानी देवता है। इसका भी पॉइंट फ्रेंड्स आप याद रख सकते हो, अपोलोडोट्स, अपोलोडोट्स कौन है, तो ये अपोलोडोट्स है एक यूनानी देवता है, एक यूनानी देवता। और कुछ सिक्के मिले हैं, उस सिक्कों के ऊपर इस यूनानी देवता का अंकन प्राप्त हुआ है। तो ऐसी कौन सी सभ्यता स्थल रहा है जहां से अपोलोडोटस के सिक्के मिले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड। और ये रेड जो सभ्यता है वो राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। अगर हम सुनारी सभ्यता की बात करें तो ये झुंझुनू में है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है। और रंग महल की बात करें तो ये हनुमानगढ़ में, और मेरठ है वो जयपुर के अंदर है। अगर हम बात करें रंग महल, तो रंग महल सभ्यता स्थल है रंग महल। और इसके अलावा एक कालीबंगा, कालीबंगा मुख्य रूप से सभ्यता स्थल मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता की, कालीबंगा और पीलीबंगा,
एक सभ्यता स्थल और है जिसका नाम है पिलीबंगा। तो ये सारी की सारी जो है ना वो राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। तो इन सभ्यता स्थलों के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं विद्यार्थियों। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह, चैत्य होता है पूजा स्थल बौद्ध धर्म में, कहां से मिला है? देखो फ्रेंड्स, विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है कि चैत्य क्या होता है। एक होता है चैत्य और एक होता है विहार। ये दोनों ही बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। चैत्य और विहार है वो दोनों ही बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। और इनका क्वेश्चन आरएस मेंस परीक्षाओं में भी पूछा गया कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है। तो चैत्य तो बौद्ध धर्म में पूजा स्थल होता है, जहाँ स्तूप होता है, उस स्तूप के ऊपर होता है ये चैत्य, और ये बौद्ध धर्म में पवित्र माना जाता है। और विहार ऐसी जगह होती है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। निवास करते थे। तो ये हो गया विहार और चैत्य में अंतर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो गोल चैत्य ग्रह है वो कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता। बैराट जो सभ्यता स्थल है वो राजस्थान के जयपुर में स्थित है, और यहाँ से बौद्ध अवशेष मिले हैं। यहाँ से हमें मौर्य कालीन साक्ष्य भी बैराट से मिले हैं। कुछ और बात करें बैराट सभ्यता की तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बैराट सभ्यता। और सबसे पहले बैराट सभ्यता है कहाँ पर? तो जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर। और 16 सिक्के मिले हैं राजा मीनांडर के, 16 सिक्के मीनांडर के। मीनांडर के 16 सिक्के मीनांडर के मिले। मीनांडर कौन है? मीनांडर एक हिंदी यूनानी शासक है। ये भी 16 सिक्के मीनांडर के मिले। ये क्वेश्चन आरएस की परीक्षा प्री एग्जाम में पूछा गया है कि ये कहाँ से मिले हैं। नागदा है वो राजस्थान के उदयपुर में है, और मेवाड़ डायनेस्टीज है उसकी पहली राजधानी है, फर्स्ट कैपिटल ऑफ मेवाड़, मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी है। और गिलूंड है वो राजसमंद के अंदर स्थित सभ्यता स्थल है। अगला है काले लाल मृदबांड संस्कृति, ब्लैक रेड वेयर का प्रमुख केंद्र क्या था? यानी काले और लाल मर्दबांडों की संस्कृति कहा जाता है आहड़ सभ्यता को, और आहड़ सभ्यता है वो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता के कौन कौन से पॉइंट होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे आहड़ सभ्यता कहाँ पर है, तो राजस्थान का उदयपुर जिला। तो हमने ये लिख दिया उदयपुर सबसे। इसके साथ साथ में महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको आप याद कर सकते हैं विद्यार्थियों। आहड़ सभ्यता उदयपुर में हो जाएगी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आहड़ के हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसकी खोज किसने की? आहड़ की खोज तो हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास। इसका खोज करने वाला है अक्षय कीर्ति व्यास। और कौन कौन सी आहड़ से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं? तो आहड़ से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें ये भी है कि इसको ताम्रवती नगरी कहते हैं, ताम्रवती नगरी। और हमने वहां पर पढ़ा गणेश्वर के संदर्भ में कि ताम्र युगीन संस्कृतियों की जननी, यहाँ पर ताम्रवती नगरी। इसको स्थानीय भाषा में, इस आहड़ को स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धूलकोट। तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। और ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध तमिल विद्वान जिन्होंने प्राचीन तमिल संगम काव्य संग्रह शिल्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य है। मणिमेखले ये भी एक प्रकार का तमिल महाकाव्य है। जैसे अनेक पांडुलिपियों का संपादन कर अपने जीवन में 13 पुस्तकें प्रकाशित की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो कौन है? यू वी स्वामीनाथ अय्यर। ऑप्शन नंबर दे।
अगला है ऋग्वेद के 1028 सूक्तियों में बाल के लिए सूक्तियों की संख्या कितनी है? तो बाल के लिए सूक्तियों की संख्या है 11। अब देखो फ्रेंड्स, कुछ बातें ऋग्वेद से संबंधित फिर हम लेते हैं। ऋग्वेद और ऋग्वेद की मुख्य शाखा है वो है साकल। ऋग्वेद की जो मुख्य शाखा है वो क्या है? साकल। उसमें सूक्तियों की संख्या है वो 1017 है। 1017 सूक्त है वो साकल शाखा के अंदर है। और बाल खिल्य की बात करें हम, बाल खिल्य तो बाल खिल्य के अंदर 11 सूक्त है। कितने विद्यार्थियों? 11। और टोटल मिलाकर हो जाएंगे 1028 सूक्त। तो ऋग्वेद के अंदर कुल सूक्त कितने हैं? 1028। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अष्टाध्यायी यानी प्राचीन संस्कृत व्याकरण, महाभाष्य, ये भी एक प्रकार का व्याकरण पर लिखा गया है। अष्टाध्यायी पर लिखा गया एक टीका है। प्राकृत प्रकाश, ये प्राकृत भाषा का व्याकरण है जिसकी रचना वरुचि ने की। तोल काव्यम, ये तमिल भाषा का व्याकरण है। इसमें क्या समानता है? देखो ऑप्शन ये कह रहा है ये सभी व्याकरण ग्रंथ है, तो ये राइट है। ये सभी संस्कृत में लिखी गई है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि तोल काव्यम है वो संस्कृत में नहीं लिखी है, ये तो तमिल में लिखी है। प्राकृत प्रकाश प्राकृत में लिखी गई है, तो ये तो गलत हो गया। इनकी रचना एक ही शताब्दी में हुई, ये अलग अलग शताब्दी में लिखी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये सभी व्याकरण ग्रंथ है। इसमें अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो आप लोग ये ध्यान रखोगे अष्टाध्यायी का। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। किसकी है विद्यार्थियों? पाणिनि की। फिर है महाभाष्य। महाभाष्य किसकी रचना है? महाभाष्य है पतंजलि की। किसकी है विद्यार्थियों? पतंजलि की। उसके बाद में है प्राकृत प्रकाश। बहुत अच्छा सवाल है प्राकृत प्रकाश का। प्राकृत प्रकाश ये प्राकृत भाषा का व्याकरण है और इसकी रचना वरुचि ने की थी। इसकी रचना किसने की? वरुचि ने। और तोल काव्यम ये तमिल भाषा का ग्रंथ है। तोल काव्यम ये संगम कालीन ग्रंथ है तमिल भाषा का। जो संगम कालीन साहित्य है उसमें उस समय इनकी रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कौन सा वेद सबसे नए वेद के रूप में जाना जाता है? तो वेद कितने हैं? टोटल 4। अब 4 वेद कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे लास्ट में लिखा गया, तो ये सबसे नवीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद में दार्शनिक सूक्त उपलब्ध होते हैं? तो दार्शनिक सूक्त है वो ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हस्तिनापुर के उत्खनन से प्राप्त सांस्कृतिक क्रम का नीचे से ऊपर की ओर सही क्रम है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हस्तिनापुर से 5 स्तर मिले हैं। कितने स्तर मिले हैं विद्यार्थियों? 5 स्तर मिले हैं। हस्तिनापुर है कहाँ पर? हस्तिनापुर है ये मेरठ जिला में है। मेरठ यूपी के अंदर है। हस्तिनापुर है वो महाभारत कालीन पांडवों की राजधानी है। उस खुदाई में ऐसा विद्वान अनुमान लगा रहे हैं कि ये वही है जो महाभारत कालीन था। इसकी वर्तमान में खोज की गई है। तो यहाँ पर देखना है ये जो है मर्दबांड है उनका इंग्लिश में लिखा है। तो इसमें कौन कौन सा काल है वो आएगा। सबसे जो पुराना है वो सबसे पहले लिखना है, उसके बाद में नीचे से ऊपर की ओर, यानी जो सबसे नीचे दबा हुआ सबसे पुराना, उसके ऊपर है वो सबसे उसका नया हो जाएगा। सबसे ऊपर है वो सबसे नया हो जाएगा। तो इसमें सबसे ऊपर आएगा ओसीपी, ऑर्ची कलर पॉटरी। इस प्रकार के मर्दबांड मिले। हिंदी में कहते हैं गेरवे मर्दबांड। हिंदी में कहते हैं गेरुए या गेरुए मर्दबांड संस्कृति। और फिर इनके बाद में आ जाएंगे PGW काल, प्रिंटेड ग्रे वेयर। ये हो जाएंगे उत्तर वैदिक काल के जो प्रिंट चित्रित दूसर मर्दबांड। और उनके बाद में आ जाएंगे महाजनपद काल के
नॉर्थ ब्लैक प्रिंटेड वेयर यानी उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र हिंदी में कहते हैं, और उसके बाद में यहाँ से कुषाण काल का साक्ष्य मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3, ऑप्शन नंबर से। महाभारत से जुड़े स्थान जैसे हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत और तिलपत मुख्यतः किस मर्दबांड संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो अब हमें ये ध्यान देना है कि जो मर्दबांड मिले हैं हमें वो अलग अलग संस्कृति में मिले हैं। हिंदी में मैं लिखकर यहाँ पर वापस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा की बात कर लेते हैं। तो हड़प्पा से किस प्रकार के मिले? हड़प्पाई मर्दबांड, हड़प्पाई मर्दबांड या मर्दबांड, ये हड़प्पा सभ्यता से मिले। हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद में कौन सी सभ्यता आई, कौन सी संस्कृति आई? ऋग्वैदिक संस्कृति, ऋग्वैदिक संस्कृति। तो ऋग्वैदिक संस्कृति के मिले अंदर मिले हैं गेरुए, गेरुए मर्दबांड। और ऋग्वेद के बाद में कौन सी संस्कृति आई? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक। और उत्तर वैदिक के अंदर मिले हैं चित्रित दूसर, चित्रित दूसर मर्दबांड। और इसके बाद में महाजनपद काल, इसके बाद में आया महाजनपद काल जो सबसे ज्यादा विकसित हुआ था। तो इसमें आएंगे उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, ये बर्तन मिले हैं महाजनपद काल से। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत और तिलपत ये सभ्यता स्थल है वो इनमें से कौन सी संस्कृति के हैं? तो ये सभ्यता स्थल है वो उत्तर वैदिक काल के हैं। महाभारत की जो घटना है वो मुख्यतः मानी जाती है कि ये उत्तर वैदिक काल की घटनाएं है। तो उत्तर वैदिक काल की घटनाएं हैं, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? चित्रित दूसर मर्दबांड संस्कृति, ऑप्शन नंबर ब। यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे, चित्रित दूसर मर्दबांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में कहा गया श्री पर्वतीय, ये पर्वतों के आसपास शासन किया था। अगला है 16वीं सदी के किस लेखक ने लिखा कि हुमायूं का किला उसी स्थान पर बनाया गया जहां कभी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी? महाभारत काल में जो राजधानियां हैं कुरु महाजनपद की वो दो है, एक हस्तिनापुर, एक हस्तिनापुर और दूसरी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वर्तमान में दिल्ली वाला क्षेत्र है, ये दिल्ली में है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है अबुल फजल ने। ये कहने वाला है अबुल फजल, अकबर के काल का दरबारी कवि है, दरबारी इतिहासकार, सरकारी इतिहासकार अकबर का अबुल फजल। और अबुल फजल के बारे में पॉइंट हम क्या याद करते हैं? एक पॉइंट अबुल फजल के बारे में फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कमेंट करके, कमेंट में जरूर लिखें अबुल फजल ने कौन सा ग्रंथ लिखा था। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि अबुल फजल ने कौन सा ग्रंथ है वो लिखा था। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, महाभारत के जैन संस्करण में किस तीर्थंकर की केंद्रीय भूमिका थी? तो महाभारत के जैन संस्करण में जो अरिष्टनेमी है इनकी मुख्य भूमिका थी। और कुल तीर्थंकरों की बात करें हम, कुल तीर्थंकर, कुल तीर्थंकर, और कुल तीर्थंकरों में टोटल तीर्थंकर थे 24। टोटल तीर्थंकर कितने थे? 24। टोटल तीर्थंकर 24 थे। उसमें से हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम कौन थे? प्रथम तीर्थंकर, तो प्रथम थे ऋषभदेव, प्रथम थे ऋषभदेव। और ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिनाथ। तो इनका भी ध्यान रखना। अगर हम 22वें की बात करते हैं, 22वें कौन थे?
तो 22वें थे अरिष्टनेमी। 22वें कौन थे? अरिष्टनेमी। और अगर हम 23वें की बात करते हैं, 23वें थे पार्श्वनाथ। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और अगर हम 24वें और अंतिम की बात करें तो वो थे महावीर स्वामी। वो कौन थे? महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इसका जैन संस्करण है, मैं किस तीर्थंकर को केंद्रीय भूमिका, तो 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, पुराणों के अनुसार कौन सा पुराण वंशावलियों के संबंध में मानक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भविष्य पुराण। इसमें वंशावलियां हैं वो रखी गई है राजाओं की। अगला है, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है, तो ये किसके अंदर बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु पुराण में बताया गया। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। अगला है, किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण और वायु पुराण। इन दोनों को क्या कहा गया है? पुरातन इतिहास कहा गया है। यानी किन पुराण को पुरातन इतिहास कहा गया है? मत्स्य पुराण और दूसरा हो जाएगा वायु पुराण। और विष्णु पुराण, इसमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। भागवत पुराण का क्या क्वेश्चन है? भागवत पुराण सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण। अगला क्वेश्चन है, महाभारत को कितने चरणों में अंतिम रूप दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 चरणों में। महाभारत है उसमें शुरुआत में प्रारंभिक तौर पर केवल 8800 श्लोक थे महाभारत में, 8800 श्लोक। और उस समय इसका नाम जय था, ओनली फॉर। फिर उसका नाम जय भारत हो गया। इस प्रकार से आगे चलते चलते 4 चरणों में टोटल वर्तमान में 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक है। वर्तमान में 1 लाख से ज्यादा है श्लोक, और इनको कहा गया वर्तमान में महाभारत। और इसके टोटल चरण पूछे तो 4 चरणों में इसको पूरा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान क्या था? तो चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर, जोशी, उत्तर प्रदेश। यानी चंद्रवंशी शासकों ने यहाँ से शासन किया, ये उनकी राजधानी थी। अगला है, धर्मशास्त्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला देखो, कह रहे हैं धर्मशास्त्र वह ग्रंथ है जिनमें धर्म की शास्त्रीय व्यवस्था दी गई है। बिल्कुल राइट बात है, इन्हीं को धर्मशास्त्र कहा गया है। 500 ईसा पूर्व के बाद में 500 ईसा पूर्व के बाद में ब्राह्मणों द्वारा इन धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना की गई। तो इसमें स्मृतियां भी आती है। आगे देखो, धर्म सूत्र व स्मृतियां धर्मशास्त्रों का हिस्सा है, बिल्कुल राइट बात है। अगला, स्मृतियां धर्मशास्त्रियों से पहले की नहीं है, स्मृतियां हैं वो धर्मशास्त्रों का ही भाग है। तो ये हम कह सकते हैं गलत है, गलती पूछा है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है, धर्मसूत्रों को धर्मशास्त्र के साथ साथ वेदांग का भी अंग माना जाता है। तो ये भी राइट बात है, ये वेदांग यानी वेदों का अंग भी इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुष्वर्णीय व्यवस्था, यानी जो चतुष्वर्णीय व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की है। सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा गया, उसके बाद में क्षत्रिय को रखा गया, उसके बाद में वैश्य को रखा गया और सबसे नीचे शूद्रों को। इस प्रकार की जानकारी हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से मिलती है। तो ये कह रहा है, चतुष्वर्णीय व्यवस्था में प्रथम 3 वर्णों को उपनयन संस्कार का अधिकार है। भारतीय समाज के अंदर 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, उसमें उपनयन संस्कार है केवल 3 वर्णों को, यह शूद्रों को नहीं है। तो उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है द्विज। क्या कहा जाता है? द्विज। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी यहाँ पर लिख देते हैं, वही वर्ण व्यवस्था। ये चतुष्वर्णीय व्यवस्था लिखा है, यही वर्ण व्यवस्था है। कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की है। सर्वप्रथम उल्लेख, फिर हम लिख देते हैं सर्वप्रथम उल्लेख। तो सर्वप्रथम उल्लेख है वो हमें कहां पर मिला है? ऋग्वेद में मिला है। कहां पर मिला है? ऋग्वेद में मिला है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद का 10वां मंडल है।
10वें मंडल के कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में। तो इन प्रश्नों का आप ध्यान में रखना है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चातुर्वर्णीय समाज की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, भाषा शैली व विषय वस्तु के आधार पर किसने रामायण के 5 स्पष्ट तिथि क्रमगत और सांस्कृतिक चरणों की पहचान की है? रामायण के यहाँ पर 5 चरण बताए हैं भाषा शैली के आधार पर, तिथि क्रम के आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका अध्ययन करके। तो ये करने वाले कौन थे? तो J.L. ब्रॉकिंगटन, इसका राइट आंसर हो जाएगा J.L. ब्रॉकिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पिटक में प्रतिमोक्ष यानी प्रतिमोक्ष से भी जुड़ा है जिसमें संघ में अनुशासन को तोड़ने के पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची दी गई है? अब अनुशासन से संबंधित अगर पिटक पूछ लिया जाए तो सीधा पिटक हो जाएगा विनय पिटक, जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियों से संबंधित नियम है, आचार संहिता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंकावतार किससे संबंधित है? यह भी एक प्रकार का ग्रंथ है और ये वैपुल्य सूत्र का भाग है, वैपुल्य सूत्र है उसमें आता है लंकावतार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली शताब्दी ईसा पूर्व का श्रीलंका का शासक जिसके काल में पहली बार त्रिपिटकों को लिपिबद्ध किया गया। तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कल के जो सेशन में हमारा कल का वीडियो था उसमें ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या था, जरूर लिखना है आपको। इसका राइट आंसर है श्रीलंका का शासक वतगामिनी। और इसके साथ में मैंने आपको बताया था धर्म रक्षित, धर्म रक्षित, ये धर्म रक्षित है वहां गया था श्रीलंका में और इसके निर्देशन में वहां पर एक बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा वतगामिनी। सामंती व्यवस्था की जानकारी किन रचनाओं में मिलती है? तो सामंती की इन चारों में ही मिलती है। देखो, मान सोलास इसमें भी मिलती है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ने लिखा है, ममसार इसमें भी मिलती है, अपराजित प्रच्छा इसमें भी मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, चारों में ही सामंती व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अगला है 5वीं शताब्दी में त्रिपिटकों की प्रसिद्ध व्याख्या किसने की है? तो ये सवाल वापस रिपीट हुआ है, अभी आया है। त्रिपिटकों की प्रसिद्ध व्याख्या बुद्ध घोष के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान मत के उदय के साथ बौद्ध रचनाओं के सर्जन में किस भाषा का इस्तेमाल हुआ है? तो ये हुआ है संस्कृत में। इसकी भी चर्चा, इस क्वेश्चन को भी कल के सेशन में लिया था। कल के सेशन में हमने ये आपको बात बताई थी कि अगर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की, कौन से धर्म की बात करते हैं फ्रेंड्स? बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म है वो मेनली कितने भागों में डिवाइडेड है? 2 भागों में डिवाइडेड है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने बताया था हीनयान, एक शाखा है जिसका नाम है हीनयान, और हीनयान को थेरवाद भी कहा जाता है। हीनयान को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? थेरवाद। ये शाखा पुरानी है, ये शाखा पुरानी है। और जो दूसरी शाखा है उसका नाम है महायान, उसका क्या नाम है? महायान। और ये शाखा नवीन है, ये शाखा नवीन है। इसमें जो इस हीनयान के समय सारे ग्रंथ है वो पाली भाषा के अंदर थे। कौन सी भाषा में थे? पाली भाषा में थे, जो बौद्ध धर्म की प्रारंभिक भाषा रही है। आरंभिक ग्रंथ है वो पाली में ही लिखे गए हैं। जबकि यहाँ महायान शाखा आ गई। अब महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार मान लिया गया और अवतारवाद की नई परिकल्पनाएं आई। उस समय यहाँ पर संस्कृत भाषा का प्रभाव पड़ गया, संस्कृत भाषा है उसका प्रभाव है ज्यादा बढ़ गया यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है? तो दीपवंश, महावंश, ये दोनों बौद्ध धर्म के ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए। मलिंदपनो नागसेन ने लिखा है, ये भी ग्रंथ है वो प्राकृत में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्याउदान। दिव्याउदान है जो संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोगुओजी रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम किस चीनी यात्री का वृत्तांत है? तो ये फाइयान का वृत्तांत है और फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। इसका भी लिख देते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश का एक राजा है
विक्रमादित्य इसके नाम से जाना जाता है, और इसके काल में फाहियान भारत आया था। हैनसांग का क्या सवाल है भाई, हैनसांग को क्या कहते हैं, इनका भी एक सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। हैनसांग, हैनसांग को कहते हैं तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। क्या कहा जाता है? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार, तो ये भी हैनसांग के संदर्भ में ये जानना। ये भी चीनी यात्री है, ये भी फाहियान भी चीनी यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ में कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद पनो। मिलिंद पनो में बौद्ध धर्म की 8 अवस्था खेती करने की उसकी जानकारी मिलती है। अगला है, महावस्तु व ललित विस्तार में किसकी जीवनी का धार्मिक संस्करण उपलब्ध है? महात्मा बुद्ध की जीवनी लिखी गई है महावस्तु और ललित विस्तार दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाओं और रचयिताओं के संबंध में सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले रचना है उदय सुंदरी कथा, ये सोडल की है। उदय सुंदरी कथा है वो किसकी है? उदय सुंदरी कथा ये सोडल की है। विवेक चूड़ामणि ये है आदि शंकराचार्य की। फिर है तत्व संग्रह ये शांत रक्षित की है। और फिर लास्ट में है प्रश्न पदा ये चंद्र कीर्ति की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में कौरव पांडव कृष्ण बलराम इत्यादि की कथाओं का जैन संस्करण देखा जा सकता है? यानी पांडव के बारे में है, कौरव के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, उनके भाई बलराम के बारे में है, और ये सारी की सारी जानकारी हमें जैन संस्करण में मिलती है। और वो जैन संस्करण है हरिवंश पुराण। ये महाभारत का एक परिशिष्ट पर्व भी माना जाता है, हरिवंश पुराण। और हरिवंश पुराण की रचना किसने की? जिन सैन ने। तो इसका भी एक पॉइंट लिख सकते हैं, हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण और जिन सैन ये रचयिता है। अगला, रचनाओं और लेखकों को सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, रचनाओं में सबसे पहले लिखा है न्याय प्रवेश तर्कशास्त्र। तो न्याय प्रवेश तर्कशास्त्र है वो शंकर स्वामी की है। चतुवर्ग चिंतामणि ये हेमाद्रि पंडित की है। यश तिलक, यश तिलक है वह सोमदेव सूरी की है। और आगे है तिलक मंजरी ये धनपाल की है। तो इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट, कौन सी रचना कंबन की नहीं है? कंबन एक तमिल के विद्वान है, तमिल भाषा के। इन्होंने रामायण लिखी है, इरा रामा अवतार, जिसे कम रामायण भी कहा गया है। तो ये भी कंबन की है। फिर है अरलुपथु ये भी कंबन की है। और फिर है सरस्वती अवंती ये भी कंबन की रचना है। ये तीनों ही रचना है वो कंबन की है। अगतियम ये रचना है वो कंबन की नहीं है, ये अगस्त्य ऋषि की रचना है। अगस्त्य ऋषि जो वैदिक काल के एक ऋषि रहे हैं, इनके द्वारा ये रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित नहीं है, देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखो लिखा है सुकृत संकीर्तन ये हरि सिंह की है, बिल्कुल राइट है। कीर्ति कौमुदी ये सोमदेव की है, ये भी राइट है। प्रबंध कोश हरिभद्र सूरी ये गलत है। प्रबंध कोश किसका है? मेरुतुंग का है। प्रबंध कोश है वो उसके रचयिता मेरुतुंग है। तो ये गलत हो गया। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है। फिर है बसंत विलास वो बालचंद्र की है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रबंध कोश हरिभद्र सूरी की नहीं है, मेरुतुंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ज्ञात ग्रीक लेखक कौन था? तो वो था भाई स्काइलैक्स। इसने सबसे पहले भारत का उल्लेख किया है। जो यूनानी लेखक है, यूनानी विद्वान में सबसे पहले भारत का वर्णन किया था स्काइलैक्स ने। निरियाकस कौन है? निरियाकस है वो सिकंदर का जल सेनापति है। निरियाकस के कुछ पॉइंट है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, निरियाकस। और यहाँ पर लिखेंगे सिकंदर का जल सेनापति, सिकंदर का जल सेनापति।
ये हो जाएगा। फिर ये मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की भी कुछ पॉइंट हमने कल लिए थे, और मेगास्थनीज के बारे में सामान्य तौर पर सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि हर किसी कॉमन सवाल हर कोई जानता है मेगास्थनीज के बारे में। ये मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। एक यूनानी शासक है सेल्यूकस निकेटर, उसका राजदूत है, राजदूत है, जो किसके काल में आया था फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। तो लिख देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, दरबार में आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी एक फेमस बुक है, इसका यात्रा वृत्तांत, और बुक का नाम है इंडिका। कौन सी बुक है विद्यार्थियों? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, लेखक, पुस्तक लेखक कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो हिस्टोरिका, हिस्टोरिका हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री, इसको हेरोडोटस को कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का पिता है, इसने हिस्टोरिका बुक लिखी। भूगोल का टोलमी लिखी, भूगोल जियोग्राफी, बिल्कुल राइट है। नेचुरल हिस्ट्री ये निरियाकस ने नहीं लिखी, ये प्लिनी ने लिखी है। एक प्लिनी एक रोमन इतिहासकार है। प्लिनी कौन है? एक रोमन इतिहासकार। इसकी भी चर्चा कल के वीडियो में की थी। प्लिनी एक रोमन इतिहासकार है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की हो जाएगी। फिर एक क्रिश्चियन ऑफ द यूनिवर्स, इसके लेखक है इंडको ल्यूटस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल, ऑप्शन नंबर से। अगला है लेखक युगम में कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर तहकीक ए हिंद, इसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है। राइट है, किसकी है? अल-बिरूनी की है। सिलसिलात उल तवारिक सुलेमान की अरबी यात्री है, दोनों ही अल-बरूनी और सुलेमान। अल-बरूनी और सुलेमान दोनों अरबी यात्री है। अगला है अल बालादुरी। अल बालादुरी की कल के वीडियो में या परसों के वीडियो में हमने इसकी भी चर्चा की थी। इसका लेखक है, इसकी बुक का नाम है फुतू अल बुल्दान। इसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि ऐसे लोग जो हिंदू थे और मुस्लिम धर्म अपना लिया, उनको वापस हिंदू धर्म में दीक्षित किया था। इसकी जानकारी हमें अल फुतू अल बुल्दान में मिलती है। अगला है मुरुजुल जहाब, ये इब्न बतूता की नहीं है। मुरुजुल जहाब है वो इब्न बतूता की बुक नहीं है। इब्न बतूता की बुक कौन सी है? तो इब्न बतूता की बुक का नाम है रिहला। क्या है? रिहला, ये बुक है इब्न बतूता की। फिर इब्न बतूता के बारे में एक पॉइंट और हम देख लेते हैं कि ये निवासी कहाँ का है। तो ये मोरक्को का निवासी है, ये मोरक्को। और मोरक्को कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर है। मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है। इब्न बतूता, इब्न बतूता किसके काल में भारत आया? तो ये एमबीटी के काल में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1334 में दिल्ली आया था। 1333 में ये सिंध पहुंचा और 1334 में दिल्ली पहुंचा, और इसको दिल्ली का काजी बनाया गया। इब्न बतूता को क्या बनाया गया? दिल्ली का काजी बनाया गया। दिल्ली का काजी, काजी यानी न्यायाधीश, काजी का मतलब न्यायाधीश। दिल्ली का न्यायाधीश भी इसको बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, चोल शासक परांतक प्रथम के काल में किसने ऋग्गर्थ दीपिका की रचना की? तो ऋग्गर्थ दीपिका की रचना करने वाले थे वेंकट माधव। यानी इस प्रकार की रचनाएं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद में हुए। वेंकट माधव का संबंध चोल शासक और विजयनगर साम्राज्य से रहा है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे आज के वीडियो के। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है और काफ़ी अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताइए, और आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।